हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम बिहार के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार पूर्वक, जिसका नाम है बिहार की प्रमुख झीलें। लेक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार में कौन कौन सी प्रमुख झील है उसके बारे में हम पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के किसी भी एग्जाम में। अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हों, बिहार पुलिस देने जा रहे हों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक देने जा रहे हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा तो बिहार में झील नहीं है, लेकिन जो भी झीलें हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन बिहार के झीलों को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि झील होते कितने प्रकार के हैं, झीलों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। वैसे तो ये ज्योग्राफी का भाग था, लेकिन अच्छे से समझ करके तब हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की झीलों के बारे में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ आइए। अनअकैडमी पे बहुत सारे टॉपर एजुकेटर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लास यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारे हर सप्ताह एक बैच जो है वो हमारा यहाँ पर शुरू होता है। तो प्लस फीचर ये है कि प्लस क्लास में आप लोगों को लाइव क्लास मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पे सभी टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर होता है। लाइव टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन मिलेगा, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आप प्री मेंस, टीचर, सीडीपीओ, सचिवालय सहायक, इन सभी एग्जाम की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन में हमारे साथ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो एक कोड आप लोगों को लगाना होगा, ABH10 लाइव, ठीक है। ABH10 लाइव ये कोड लगाइएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 68वीं बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, सचिवालय सहायक के चल रहे हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए। कोड याद रखिएगा, ABH10 लाइव आप लोगों को कोड लगाना है, जिससे डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। चलिए फिर, आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कोड आप लोगों को लगाना होगा, ABH10 लाइव, ठीक है, ABH10 लाइव। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे झीलों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम झील के बारे में समझते हैं कि झील होता क्या है, झील कहते किसको हैं, ठीक है, और झीलों को हमने कितने भागों में बांट करके रखा है। तो सबसे पहले तो झील को समझने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि झील कहते किसको हैं, ठीक है। जहां तक बात आती है झील की, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेक, ठीक है, झील। देखिए, होता क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि पानी जो है अलग अलग प्रकार के जो होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल होता है, नदियों का जल होता है, ठीक है, नदियों का जल होता है। उसी प्रकार से झील जो होता है एक अलग टाइप का होता है। इसमें होता क्या है कि पानी का ऐसा भाग, ध्यान दीजिएगा, पानी का ऐसा भाग जो चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हुआ हो, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि वैसा तो तालाब भी होता है। तालाब को भी हमने देखा है कि चारों ओर से ऐसे स्थल से घिरा हुआ रहता है और ऐसे ऐसे पानी इसमें रहता है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। अगर तालाब सोच रहे हैं तो बिल्कुल तालाब के जैसा ही झील होता है, लेकिन तालाब छोटा होता है। लेक्स झील जो होते हैं वो बड़े होते हैं। इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। पानी इसमें ज़्यादातर झील ऐसे होते हैं जिनकी पानी सूखते नहीं हैं, ठीक है। तो झील ऐसा होता है कि पानी का ऐसा भाग जो चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हुआ रहता है, उसको हम झील बोलते हैं। बात ये आती है
कि झील का निर्माण होता कैसे है, झील बनते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं, झील जो है, झील की अगर हम बात करें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झील को हमने दो भागों में बांट करके रखा है। सबसे पहला है प्राकृतिक झील और एक है कृत्रिम झील। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि एक तो प्राकृतिक झील हुआ, मतलब कि प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है ये झील। अब प्रकृति के द्वारा कैसे निर्मित है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक है कृत्रिम झील, हम लोग जिसको बनाते हैं, ठीक है, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए झील को बनाता है, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम झील। जैसे हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मौर्य वंश की जब स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो उसी समय सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, गुजरात में करवाया था, ठीक है। इसलिए करवाया था कि उस झील से किसान जो है वो सिंचाई कर सके। तो झीलों का निर्माण भी हम करते हैं, ठीक है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम झील, जो ह्यूमन के द्वारा, हमारे द्वारा बनाया गया है। और जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक झील। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हमने झीलों को दो भागों में बांट करके रखा है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील में बांट रखा है, ठीक है। बात आती है कि जल की प्रकृति के आधार पर भी हमने झील को दो भागों में बांट रखा है। जैसे जल की प्रकृति भी कई टाइप की होती है, जैसे खारा जल, समुद्र का जल आप पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो खारा होता है उसका पानी, ठीक है। तो एक ऐसा झील होता है जो खारा झील होता है, ठीक है, खारा झील होता है। दूसरा मीठे पानी की झील, जैसे नदियों का जो जल होता है वो मीठा होता है। और अगर ऐसा झील जिसका जल मीठा है तो इसको हम मीठे पानी की झील बोल देंगे। तो जल की प्रकृति के आधार पर भी हमने झील को दो भागों में बांट रखा है, एक तो खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील, ठीक है। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर हमने कई भागों में झील को बांट रखा है, ठीक है। अब बात आती है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि झीलों की उत्पत्ति हुई कैसे है, ठीक है, झील बने कैसे हैं, उनके आधार पर। झील बनने में एक कोई कारण नहीं है कि इस कारण से झील बन गया है, लेक बने हैं, ठीक है, कई कारणों से झीलों का निर्माण होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने झील को कई भागों में बांट रखा है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भूकंपकृत झीलें, अब इसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। भूकंप किसको बोलते हैं? भूकंप, देखिए होता क्या है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में कंपन होता है, वाइब्रेशन क्यों होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा नहीं। ये जो है प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर। हमारी जो पृथ्वी है वो कई लेयर में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल की भी अगर हम लोग बात करें तो मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट रखा है बाबू, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो मेंटल होता है। मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, एक है ये वाला है ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल, और ये है निचली मेंटल, ठीक है, निचली मेंटल। देखिए कहा ऐसा जाता है, कहा ऐसा जाता है क्या, हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो ये ऊपरी मेंटल है, ठीक है, ये जो ऊपरी मेंटल है ये सॉलिड है, ठीक है, जबकि ये जो निचली मेंटल है ये लिक्विड फॉर्म में है बाबू, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये सॉलिड जो है इसके ऊपर ऐसे तैरते रहता है, ठीक है, ऐसे तैरते रहता है। अब ये कई सारे प्लेटों में ऐसा डिवाइड है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटी हुई है, तो ये जो है वो प्लेटें ऐसे तैरती हुई रहती हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेटें हैं। जब ये प्लेटें ऐसे टकराती हैं आपस में, कभी कभी ऐसे टकरा गई, तो हमारी पृथ्वी में भूकंप आ जाता है, कंपन होता है, जिसको हम बोलते हैं भूकंप।
भूकंप से काफी जान माल की क्षति होती है ना, काफी जान माल की क्षति होती है। तो ऐसे मान लिया कि कोई चीज है, अब इसको हिलाएंगे, यहाँ पे आपने कुछ रखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रखा है और इसको हिलाएंगे तो ये तो गिरेगा ही गिरेगा। तो भूकंप जब आती है तो बिल्डिंग ये सब गिरने लगते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे टकराने से, ठीक है, दो प्लेटें ऐसे जब टकराती हैं, मान लिया कि एक ये है और एक ये है, ठीक है, अब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों जब ऐसे टकराते हैं तो कभी कभी एक ऐसे ऊपर चढ़ करके और ऊपर निकल जाता है, ठीक है, और बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो दूर जाने से क्या होता है कि ऐसे नीचे जो है वो गड्ढा टाइप का हो जाता है, या कभी कभी भूकंप आने से ऊपर का हिस्सा, पृथ्वी का जो हिस्सा है, ये धंस जाता है। मान लिया कि धंस गया, ऐसे धंस गया तो यहाँ पे तो गड्ढा हो गया, है ना, गड्ढा हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे नेपाल ये सब में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो भूकंप आने से कई भूभाग जो है वो धंस जाते हैं, गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस गड्ढे में जल भरेगा, बरसात का जल या जो भी है जल इसमें भरेगा। अब इसमें पानी भरेगा, जल भरेगा, और ये गड्ढा बहुत बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा, झील बन जाएगा, क्योंकि इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये तो स्थल है, ठीक है, बीच में से गड्ढा है और इस गड्ढे में ही जल भर गया, तो ये क्या बन जाएगा, झील बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भूकंपकृत झील, क्योंकि इस झील का निर्माण भूकंप आने के कारण हुआ है। भूकंप आया, पृथ्वी का वो हिस्सा धंस गया, वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, उसी को हमने बोल दिया झील। तो भूकंप के कारण बना, इसलिए इसको हमने बोल दिया भूकंपकृत झील। तो पहला तो ये हो गया भूकंपकृत झील, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक है भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलें। देखिए भ्रंशन के द्वारा क्या होता है, भ्रंशन होता क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले समझा देता हूं, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए होता क्या है, अभी जो यहां पे मैं बता रहा था, कहां गया, यहां पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था, मान लिया कि एक ऐसे, ठीक है, ये जो है वो पृथ्वी का हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये कोई भूभाग है। अब हुआ क्या कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे नीचे धंस गया, ठीक है, ये ऐसे धंस गया और ये वाला जो है ऐसे ऊपर ही उठा रहा। तो इस भाग में अगर जल भर जाए, ठीक है, पानी भर जाए, तो ये क्या बन जाएगा, झील बन जाएगा, ठीक है। तो भ्रंशन झील इसको बोलते हैं, भ्रंशन द्वारा निर्मित। दरार घाटी की झीलें, देखिए हमें पता है कि जो चट्टानें होती हैं या पृथ्वी का जो भाग होता है उसमें कई कारणों से दरार उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि धरती का कोई हिस्सा जो है वो नीचे धंस जाता है, ठीक है, कभी कभी जो है ऐसे ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ गया, मान लिया कि ये वाला जो है, एक और स्लाइड में लेता हूं, ये है पृथ्वी का कोई हिस्सा और इधर से ये वाला भाग ऐसे ऐसे उठ गया, ठीक है, इतना उठ गया, तो ये वाला तो जाहिर सी बात है कि ये गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इसमें दरार आ जाती है, पृथ्वी में दरार आने से ये गड्ढा हो जाता है भाग। तो इस कारण से अगर झीलों का निर्माण हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे दरार घाटी की झीलें, ठीक है, दरार घाटी की झीलें। इसके बाद है गोखुर झील। गोखुर झील कैसा होता है, देखिए होता क्या है, एक और मैं स्लाइड लेता हूं, इसी में समझाता हूं आपको। देखिए बाबू, ये पहचान में आ रहा है अच्छे से। ये है कोई नदी, ठीक है, ये कोई नदी है। अब नदी फ्लो कर रही है, बह रही है। नदी किस ओर बहती है, जिस ओर ढाल हो, है ना, जिस ओर ढाल हो उस ओर नदी बहती है। कभी कभी होता क्या है कि नदी अपना पथ परिवर्तन करती है, नदी अपना रास्ता बदलती है। रास्ता इसलिए बदलती है, कोई शौक नहीं होता है नदियों की
कि हम रास्ता बदल बदल करके चलें, ठीक है। रास्ता इसलिए बदलती हैं कि ऐसे बह रही है नदी, ठीक है। अब जो है इधर ढाल आ गया तो इधर बह गई, इधर कोई अवरुद्ध है, ठीक है, इधर कोई चट्टान या कुछ ऐसा है, अवरुद्ध है, ऊंचा भाग है, तो इसलिए इधर से बहना शुरू हुई, फिर जो है ऐसे बह रही है, फिर ऐसे बह रही। किसी न किसी कारणवश से ये नदियां जो है वो अपना मार्ग परिवर्तन करती है। जैसे अगर हम बात करें तो बिहार की बहुत सारी नदियां जो है अपना रास्ता बदलती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने के लिए जो सुविख्यात नदी है वह है कोसी नदी। कोसी नदी सबसे ज़्यादा अपना पथ परिवर्तन करती है, रास्ता बदलती है, इसीलिए उसको बिहार का शोक भी कहते हैं। जब ये नदी अपना रास्ता बदलते हुए ऐसे चलती है तो ऐसा लग रहा है कि सांप की भांति ऐसे ऐसे चल रही है ये नदी, तो इसको बोलते हैं विसर्प, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्प, ठीक है। मतलब कि सांप की भांति ऐसे ऐसे नदी चल रही है, तो इसको विसर्प बोलते हैं। अब इसी में होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इधर तो ऐसे पानी आया और ऐसे पानी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोड़ के कारण जितने जो अवसाद हैं जो नदियों के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होते हैं और पानी भी इधर धीरे धीरे ऐसे जमा होते जाता है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे जमा होते जाता है। तो ये एक झील का निर्माण कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। यह जो है एक झील का निर्माण कर लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसका आकार जो है वो आपको गाय के या बैल जो होता है, ऑक्सबो लेक इसको कहा जाता है, गाय या बैल का जो पैर होता है उसके आकृति का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इसको कहा जाता है गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील। तो गोखुर झील क्या होता है समझ गए होंगे। साथ ही अगर आप लोगों से कोई पूछे कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के विसर्पण के द्वारा, जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं तो ये विसर्पण की क्रिया कहलाती है, और इसी क्रिया के द्वारा ऑक्सबो लेक गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। बात अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है तो गोखुर झील जो होता है इसके जल की प्रकृति कैसी होती है ना, जल की प्रकृति, जल की प्रकृति इसकी कैसी होती है। जाहिर सी बात है कि नदियों के द्वारा ये चूंकि बन रहा है तो जल की प्रकृति मैक्सिमम जो गोखुर झील होंगे वह मीठे जल की झील है ना, मीठे जल की झील होगी ये। तो ये गोखुर झील हुआ। इसके बाद एक और है उल्का निर्मित झीलें, ठीक है। उल्का पिंड से जिन झीलों का निर्माण हुआ है उसको हम बोलते हैं उल्का निर्मित झीलें। अब हम आते हैं कि उल्का से आखिर भाई झील का निर्माण कैसे हो जाएगा, और उल्का है क्या, ये तो आप लोगों को पता ही है कि उल्का क्या है, लेकिन थोड़ा सा अब आ गया है टॉपिक तो एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए बाबू, उल्का, उल्का निर्मित झील, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये आती है यहाँ पर कि उल्का क्या है। देखिए हमें पता है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कई सारे ग्रहों की खोज कर ली है। इसमें ये मान लिया कि सूर्य है, मैं ये सूर्य है, ठीक है। अब बहुत सारे जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये है बुध, ठीक है, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, मंगल, है ना, और ये है बृहस्पति, ठीक है। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को दूसरे कलर से कर देते हैं क्योंकि ये ब्लू है तो इसको हम कर देते हैं ब्लू, पहचान में आ रहा है ये ब्लू, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है और
मंगल चूंकि लाल है तो इसको कर देते हैं लाल, ठीक है। बृहस्पति चूंकि पीला है, इसको कर देते हैं पीला, ताकि अच्छे से पहचान में आए, ठीक है। देख, ये सभी के सभी जो ग्रह हैं बाबू, ये सब के सब ये हमारा जो सूर्य है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। होता क्या है कि ये जो उल्का है ये बृहस्पति है, बृहस्पति, और ये है मंगल, मंगल, ठीक है। बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं। और ये भी जैसे ये सब ग्रह घूम रहे हैं और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये चक्कर लगा रहे हैं उसी प्रकार से ये उल्का पिंड भी, ठीक है, ये उल्का पिंड भी इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इन्हीं को कहा जाता है उल्का पिंड, ठीक है, इसी को उल्का पिंड कहा जाता है। देखिए, कभी कभी सॉरी, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि किन दो ग्रहों के बीच में उल्का पिंड पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के बीच की जो कक्षा है इसी के बीच में ये उल्का पिंड पाए जाते हैं। ये भी ग्रह की तरह ही होते हैं और बिल्कुल प्रकृति इसी टाइप की होती है, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। होता क्या है यहाँ पर ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह भी ऐसे मूव कर रहा है, बृहस्पति भी। अब मंगल में भी गुरुत्वाकर्षण बल है कुछ ना कुछ। मंगल इन उल्का पिंडों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। जैसे हमें पता है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाते हैं, है ना, पृथ्वी को खींचने का प्रयास करते हैं। इसी कारण तो हमारे समुद्र में टाइड्स आते हैं, है ना, टाइड्स आते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पर तो कोई मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पानी पे थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है हमारे समुद्री जल पर। इसीलिए पानी ऐसे थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा, टाइड्स बोलते हैं, ठीक है, टाइड्स बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये मंगल ग्रह भी इनको खींचने का प्रयास करता है, उल्का पिंड को अपनी ओर। और ये चूंकि साइज में छोटे हैं, द्रव्यमान भी इनका कम है, ये खींचे चले भी आते हैं मंगल की ओर, ठीक है। ये मंगल जो है वो खींच लेता है अपनी ओर, अपनी ओर खींच तो लेता है और ये खींचे चले आ भी जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि मंगल जो है, मान लिया कि इसको खींचा अपनी ओर, ये है, इसको ऐसे अपनी ओर खींचा, अब ये आ रहा है इसके पास, ठीक है, आ रहा है, दूरी भी है, ठीक है। आते आते तब तक क्या हुआ कि ये मंगल ग्रह भी यहां पर था, अब आ गया यहां पर, क्योंकि मंगल ग्रह भी घूम रहा है ना। इसके यहां आते आते तक मंगल ग्रह भी यहां पहुंच गया। यानी कि अब हुआ क्या कि ये इधर आ गया, तो अब ये उल्का पिंड जाए कहां? तो मंगल की जो कक्षा है इसको ये उल्का पिंड क्या करेगा? पार कर जाएगा, ठीक है। मंगल की जो कक्षा है इसको ये उल्का पिंड पार कर जाएगा, और पार करने के बाद ये जो पृथ्वी की कक्षा है इसमें प्रवेश कर जाएगा और पृथ्वी पर आएगा, ठीक है। ये पृथ्वी पर आएगा, बहुत ही स्पीड से ही आता है, ठीक है, पृथ्वी की ओर ये आने लगेगा। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि, अच्छा चलिए अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। जब ये पृथ्वी पर आने लगता है, ठीक है, तो हमें पता है कि पृथ्वी में तो है वायुमंडल, है ना, पृथ्वी में तो वायुमंडल है बाबू, वायुमंडल। अब जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में ये उल्का पिंड, या इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ये क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है, बेल्ट इसको कहा जाता है। अब ये जो क्षुद्र ग्रह है जैसे ही वायुमंडल की कक्षा में प्रवेश करता है, पृथ्वी की वायुमंडल की कक्षा में, तो हवा के साथ इसका जोरदार घर्षण होता है, ठीक है, हवा के साथ इस पिंड का जोरदार घर्षण होता है।
अब जैसे आप कभी 4 व्हीलर में बैठे हों, ठीक है, और होता है ना कि बाहर ऐसे मुंह निकालने वाला 4 व्हीलर, या ऐसे खिड़की के बाहर मुंह निकालिए, गाड़ी 150 की स्पीड में है, जब आप ऐसे बाहर मुंह निकालेंगे तो लगता है कि मुंह ये सब फट जाएगा, है ना, मुंह, आंखों से आंसू आने लगता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? हवा के साथ आपके चेहरे का घर्षण होता है ना। आपके चेहरे, अगर वही 2000 की स्पीड में गाड़ी चले और ऐसे आप मुंह करेंगे तो सब फट करके अलग अलग हो जाएगा, है ना, इतना जोरदार घर्षण होगा। सेम यहां पर भी होता है, सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट। सेम बात यहां पर भी होती है कि जैसे ही ये जो क्षुद्र ग्रह है ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, हवा के साथ इसका जोरदार घर्षण होता है, इतना घर्षण होता है कि ये जलने लगता है, ठीक है, ये जलने लगता है, जल करके और ऊपर ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हैं, उल्कापिंड हैं, जो मानते नहीं है, जलते हुए भी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, है ना, और पृथ्वी पर आकर के और पृथ्वी से टकरा जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आकर के और टकरा जाते हैं। जहां पृथ्वी पर ये टकराते हैं, ठीक है, वहां पर वो गड्ढा कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, जहां पर भी पृथ्वी से ये टकराते हैं वहां ये क्या कर देते हैं, गड्ढा कर देते हैं। अब इस गड्ढे में बाद में आगे चल करके और जल भर जाएगा। अब जल भरेगा तो ये झील बन जाएगा, ठीक है, झील का निर्माण कर लेगा। तो ऐसे जो है वो उल्का पिंड से झील का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक कभी कभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत बड़ा उल्का पिंड आने लगता है पृथ्वी की ओर, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ था कोरोना के समय में ही, एक और कोरोना एक और उल्का पिंड, अब किधर जाया जाए, है ना, जान तो जाएगी ही अब। तो कभी कभी इतने बड़े उल्का पिंड होते हैं, अगर मान लिया कि खाली जगह पर अगर गिरा तो चलो ठीक है, कोई शहर पर ही गिर गया, कभी कभी तो इतने छोटे छोटे, अभी मधुबनी में गिरा था, है ना, छोटा सा था। अब बहुत बड़ा अगर उल्का पिंड है और आकर के पृथ्वी पर कोई शहर में ही गिर जाए तो तबाही मचा देगा, है ना। तो वैज्ञानिक कभी कभी प्रयास करते हैं कि उसको ऊपर में ही मार करके मिसाइल से और खत्म कर दें, ठीक है। तो ये होता है उल्का पिंड, और उल्का से निर्मित इस टाइप का होता है झील, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उल्का निर्मित झील, ठीक है। एक और होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक और होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निर्मित झील। ज्वालामुखी निर्मित झील, ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित झील। देखिए अब बात ये आती है कि ज्वालामुखी से भी झील का निर्माण होता है क्या, उसको कहा जाता है क्रेटर झील। अब आते हैं उसके ऊपर। देखिए ज्वालामुखी निर्मित झील, ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित झील। अब पहले तो ज्वालामुखी समझाना होगा कि ज्वालामुखी है क्या। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है, ये पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है। अब ये जो मैग्मा है वो ऊपर आने का प्रयास करता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर आने का प्रयास करता है।
कभी कभी ये मैग्मा जो है वो पृथ्वी के कई लेयर को ऐसे तोड़ते हुए और ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो मैग्मा होती है बाबू, इस मैग्मा में बहुत सारे खनिज तत्व ये सब पिघले हुए फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, बहुत ही अंदर होते हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत नीचे होते हैं, गहराई में होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये बाहर आते आते और यहीं पर ऐसे रुक गया, क्योंकि इधर जो है कोई ज़्यादा घनत्व वाली चट्टान मिल गई तो इसको ये तोड़ नहीं पाया और यहीं पर आकर के और स्टॉप हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तो इसने तय कर लिया। अब यहीं पर कई सौ साल में ये ठंड हो जाता है। ठीक है, ठंड हो जाता है तो यहाँ पर भी चट्टान का, अंदर में भी चट्टान का निर्माण कर लेता है ये। ठीक है, और कभी कभी तोड़ करके ऊपर भी आ गया ये। अब ऊपर आ गया, जैसे ही ये ऊपर आता है, जैसे ही ये ऊपर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। ठीक है, इसको हम लावा बोलते हैं। यही लिक्विड जब पृथ्वी के अंदर था तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। इसको बोलते हैं पृथ्वी के अंदर जहां पर ये जमा होता है मैग्मा चेंबर। ठीक है, मैग्मा चेंबर, इसको मैग्मा चेंबर हम लोग बोलते हैं। तो मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर निकलता है। होता क्या है कि निरंतर लगातार बाहर आने से, ठीक है, यहाँ से लगातार कई दिनों तक लगातार जो है वो बाहर ऐसे लावा निकलते रहता है। लावा निकलते निकलते क्या है, ये एक पाइप की भांति काम करता है ना, पाइप की तरह ये काम करता है। और ये जो है ऐसे इसका मुंह जो है वो ऐसे बड़ा हो जाता है, जहां से ऐसे निकलता है और चारों तरफ ऐसे ये लावा फैल रहा है। ठीक है, पिघल करके और ऐसे फैल रहा है। तो ये वाला जो मुंह है, ये मुंह इसका हो जाता है बड़ा। ठीक है, ये वाला इसका मुंह बड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। इस मुंह को ही कहा जाता है क्रेटर। ठीक है, ये जो मुंह है इसी को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, क्रेटर कहा जाता है। अब देखिए कि ये जो क्रेटर है, मान लिया कि जब ये मैग्मा निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये लावा निकलना बंद हो जाएगा कुछ साल बाद या कुछ दिनों के बाद लावा निकलना बंद हो जाएगा, तो ये जो क्रेटर होगा, ये इतना छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा होता है क्रेटर। ठीक है, ये जो क्रेटर होगा इसमें बरसात का जल जमा हो जाएगा। ठीक है, पानी जो है इसमें जमा हो जाएगा। पानी इसमें जमा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा झील। ठीक है, ये बन जाएगा झील। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर झील। ठीक है, क्रेटर झील जो ज्यादा होते हैं वो ऊंचाइयों पर होते हैं, ऊंचाइयों पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे ये पहाड़ पर्वत बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और पहाड़ पर्वत पर ही भूकंप आते हैं और ये पहाड़ पर्वत ऊंचाई पर ही होता है और ऊंचाई पर ही ये क्रेटर बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये झील भी ऊंचाई पर ही रहेगा। तो क्रेटर झील जो है वो हमेशा ऊंचाई पर होते हैं और क्रेटर झील का जल भी मीठा ही होता है ना, मीठा जल ही होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रेटर झील क्या होता है। अब देखिए बाबू, इतना ये सब जो है वो समझ में आ गया है ना, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर हम कई वर्गों में झीलों को बांटते हैं। अब हम चलते हैं बिहार की झीलों के ऊपर। बिहार में, चलिए इतना आप लोग कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिए कि समझ में आया, अच्छा लगा सेशन इतना। अब हम चलते हैं आगे। देख, यहां पर इन तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है उल्का निर्मित झील, उल्का निर्मित झील। ठीक है, उल्का निर्मित झील, इस झील का निर्माण उल्का से हुआ है। उल्का आकर के और पृथ्वी में टकराया और टकराने के बाद ऐसा गड्ढा हो गया। ठीक है, ऐसा गड्ढा हो गया, इसमें पानी भर गया, पानी भर गया, झील का निर्माण हो गया। ठीक है, झील का निर्माण हो गया। तो ये सब जो है वो झील इस टाइप के होते हैं। देखिए एक और झील आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा, एक मिनट।
देखिए इस तस्वीर में जो आप लोग देख रहे हैं बाबू, देखिए इस टाइप की झील जो होती है उसको हम बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ये छूट रहा था कि लैगून झील किसको कहा जाता है। खैर बिहार में लैगून झील नहीं है, एक भी नहीं। लैगून झील समुद्री तट पर इसका निर्माण होता है, लैगून झील का बिहार में नहीं है, इसीलिए मैंने इसको नहीं रखा था, लेकिन समझाना जरूरी है कि लैगून झील होता क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। लैगून झील, लैगून झील क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि मान लिया कि यह है पानी का हिस्सा, ठीक है, यह समुद्री हिस्सा है जल का, देखिए यह है समुद्री हिस्सा, इसका लहरें यहां तक आ रही हैं, ठीक है। यह है मान लिया कि स्थल, यहां से स्थल खंड की शुरुआत हो रही है। अब होता क्या है कि पानी में लहरें हमेशा आते रहती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लहरें आते रहती हैं, और ये जो पानी होता है ये पानी ऐसे तट की ओर बहता है, ठीक है, ये जल जो है ऐसे तट की ओर ऐसे बहते रहता है। कभी कभी क्या होता है, और हमें पता है कि समुद्र में कई प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्रवाल, ठीक है, प्रवाल पाए जाते हैं। अब मान लिया कि हुआ क्या कि ये वाला जो हिस्सा है इधर किसी कारण से ऐसे अवरुद्ध आ गया, ठीक है, ऐसे इतना क्षेत्र जो है वो अवरुद्ध हो गया। मतलब कि इधर या तो ऐसे प्रवाल जीव, प्रवाल जो जीव होते हैं बाबू, ये प्रवाल जीव जो होते हैं ये कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है, ये जो है वो कैल्शियम के बने हुए जीव होते हैं। अब ये जो जीव होता है इसका शरीर कैल्शियम का बना होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में, ठीक है, कई करोड़ की संख्या में ये धीरे 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 ऐसे जमा होते जाते हैं। अब ये जब ऐसे जमा होते जाते हैं तो एक अवरुद्ध कहें तो मेढ़ की तरह ये बन जाते हैं। मान लिया कि जल में ही इस तरह से अगर मेढ़ टाइप का बन जाए, ठीक है, मेढ़ टाइप का बन जाए, या कभी कभी इस जल में ही बालू के कण, मिट्टी के कण, या बहुत कुछ चीजें हैं जो ऐसे लहरों के द्वारा आ रही हैं। आते आते कभी क्या होता है कि इतना इधर जमा हो जाता है कि एक ये वाला जो जल का हिस्सा है, ठीक है, ये जो मुख्य समुद्र है, ठीक है, ये जो मुख्य समुद्र है इससे ये वाला भाग अलग हो जाता है। ये जो जल का हिस्सा है, ये वाला जो जल का हिस्सा है ये अलग हो जाता है, ठीक है। मान लिया कि ये अलग हो गया, ठीक है, इससे अलग हो गया, और इधर है स्थल खंड, ठीक है, इधर स्थल खंड है, तो ये जाहिर सी बात है ये झील का निर्माण कर, ये झील कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से भी ऐसे स्थल खंड से घिर गया, इधर से भी स्थल खंड है, पानी बिल्कुल इस समुद्र से अलग हो गया कट करके, तो ये झील बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैगून झील, ठीक है, इसी को हम लैगून झील बोलते हैं। अब उड़ीसा का जो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील ये है उड़ीसा में, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, और ये लैगून झील का उदाहरण है। अभी तस्वीरों में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, देखिए इन तस्वीरों में आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मान लिया कि ऐसे तो इधर है मुख्य जल, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये मुख्य जल है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये स्थल खंड ऐसे आते आते और इसमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आकर के मिल जाएगा ऐसे, तो और इधर भी स्थल खंड ऐसे है, तो ये जो जल है वो बिल्कुल अलग हो गया, इससे मुख्य जल से ये जल अलग हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा झील, ठीक है, और इसी को कहा जाता है लैगून झील। लैगून झील का पानी हमेशा जाहिर सी बात है कि ये इसमें कैसा पानी है, तो समुद्र का ही पानी था जो अलग हो गया है,
तो जाहिर सी बात है कि खारा होगा। तो चिल्का झील खारे पानी की झील है, और लैगून झील मैक्सिमम चांसेस होता है, मैक्सिमम का होता ही है, खारे पानी का ही झील होता है। ठीक है, खारे पानी का झील होता है। तो इस तरह से झीलों का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि झीलों का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि बिहार की झीलें कौन कौन सी हैं और कैसे इनका निर्माण हुआ है और कहां पर है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कांवर झील की। देखिए, कांवर झील सबसे पहले लोकेशन इसका देखेंगे। ये जो कांवर झील है ये है कहां पर? तो ये कांवर झील है बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय। मैप में देखिए कि बेगूसराय है कहां पर। तो देखिए, पटना से लगा हुआ ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यही है बेगूसराय। बेगूसराय, बेगूसराय में है कांवर झील। अब यहां पर बेगूसराय में ही एक जगह है जिसका नाम है मंझौल। मंझौल, तो बेगूसराय के मंझौल गांव में स्थित है ये कांवर लेक, कांवर झील। अब देखिए, इसको अभी हाल ही में आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है। ठीक है, वेटलैंड घोषित किया गया। बिहार का पहला वेटलैंड इसको घोषित किया गया है। ठीक है, रामसर स्थल में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर स्थल। अभी भारत में अगर देखा जाए, वर्तमान में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो टोटल जो है, टोटल रामसर स्थल की बात करें तो कितने हैं? 54 हो गए हैं। ठीक है, भारत में कुल 54 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसमें बिहार का एक ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से आता है, चलो ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 16 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 16 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पक्षियों की लगभग 106 प्रजातियां हर वर्ष यहाँ पर आती हैं। एक और फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये झील किस टाइप की है। अभी हर टाइप के झील की बात मैंने कर दी है, अब इसमें कंफ्यूजन तो उम्मीद करता हूँ नहीं ही होना चाहिए। ये जो झील है बाबू, ये झील है गोखुर झील। ठीक है, ये किस टाइप की झील है? गोखुर झील है ये। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि गोखुर झील होता क्या है। गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है, नदियों के विसर्पण के द्वारा। अब बात यह आती है कि ठीक है, तो गोखुर झील का निर्माण हुआ है तो किसी न किसी नदी से ही इसका निर्माण हुआ होगा। कौन सी नदी है जिससे गोखुर झील का निर्माण हुआ है? तो बूढ़ी गंडक नदी से। ठीक है, किससे? बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी अपना पथ परिवर्तन करती है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, इस झील का निर्माण हुआ है, कांवर झील का निर्माण हुआ है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो गोखुर झील है, कांवर झील, ये एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, गोखुर झील है ये। ओके, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील ये कांवर झील है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे वनस्पतियां हैं जो जलमग्न रहते हैं। ठीक है, जल निमग्न रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे इसमें वनस्पतियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि झील का जो एरिया है वो कम होते जा रहा है। इतना वनस्पति पेड़ पौधे इसमें बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठंडे के समय में यहाँ पर साइबेरियाई पक्षी आते हैं। ठंडे के समय में
शीत ऋतु में यहाँ पर साइबेरियाई पक्षी प्रवास पर आते हैं और इन पक्षियों पर, ये जो साइबेरियाई पक्षी हैं, इन पक्षियों पर, यहाँ पर साइबेरियाई पक्षियों पर शोध कार्य किए जाते हैं, इनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, रिसर्च, ठीक है, शोध किया जाता है। इसीलिए शोध करने के लिए यहाँ पर बर्ड बैंडिंग स्टेशन लगाया गया है, बर्ड बैंडिंग स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर बर्ड बैंडिंग स्टेशन लगाया गया है, ये भी याद रखना है। इसको रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है। तो पौधों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ने के कारण इसमें कहीं ना कहीं जल में कमी आई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा और इससे ज़्यादा आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि ये झील किस जिले में है, कितने एरिया में फैला हुआ है, एरिया भी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कुछ तथ्य है तो उससे भी कभी कभी पूछ लेता है, बाकी ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, ओके। अब हम चलते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील। अब सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये कहाँ पर है, तो लोकेशन सबसे पहले देखते हैं, ये है सहरसा में। देखिए ये सहरसा है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है सहरसा, ठीक है। यहाँ पर है सहरसा, तो सहरसा में है ये। अब सहरसा से लगभग सहरसा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड। अब बात आती है कि ये जो झील है, इस झील का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। तो इस झील का निर्माण बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, ठीक है, इधर से भी एक नदी, इधर से भी एक नदी, ठीक है, इधर से भी नदी, तो बहुत सारी नदियां एक जगह आकर के ऐसे मिलती हैं, फिर जो है अलग डायरेक्शन में ये जाती हैं, लेकिन जब यहाँ पे मिलन होता है तो कई सारी नदियों के एक जगह मिलने से इस झील का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो जमुनिया, कुमीबी, जमुनिया, कुमीबी, ठीक है, एक नदी और है गोबरा, गोबरा, तो इन सब नदियों के मिलने से इस झील का निर्माण हुआ है, ठीक है, इन सब नदियों के मिलने से इस झील का निर्माण हुआ है। देखिए इसकी आकृति की अगर हम बात करें कि ये जो झील है इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप है घोड़े के नाल का, ठीक है, आकार घोड़े के नाल जैसा, ठीक है, इसका जो आकार है वो घोड़े के नाल की तरह है। इसी के दक्षिण पश्चिम में, देखिए इसी के दक्षिण पश्चिम में आप यहाँ पर आएंगे तो बेगूसराय है बाबू, ठीक है, और इसी के दक्षिण पश्चिम में बेगूसराय में ही तो कौन सा झील है, कांवर झील, है ना, यहीं पर तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, यहीं पर है कांवर झील, इसी झील के दक्षिण पश्चिम में है कांवर झील है, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील है, ठीक है, यहाँ पर ये दरभंगा आप देख रहे हैं, इसी के उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील है यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। कुशेश्वर स्थान झील बात कर ही रहे थे, कुशेश्वर स्थान झील है कहाँ पर, सबसे पहले लोकेशन जानते हैं। तो देखिए यह है दरभंगा में, ये है दरभंगा, ठीक है, ये दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील, जिला दरभंगा। 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
पक्षी अभ्यारण्य कहने का मतलब कि ये पक्षियों का बसेरा है, पक्षी यहाँ पर आकर के रहते हैं, निवास स्थल है, इसलिए इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, दरभंगा में ही एक जगह है कुशेश्वर स्थान। ठीक है, कुशेश्वर स्थान। ठीक है, कुशेश्वर स्थान प्रखंड है, इसी प्रखंड में यह है कुशेश्वर स्थान झील है। अब बात आती है कि इसका जो एरिया है वो कितना है। तो देखिए बाबू, इसका एरिया घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में, मतलब ठंडे के मौसम में ये कम हो जाता है। ठीक है, शरद ऋतु की अगर हम बात करें तो शरद ऋतु में 20 स्क्वायर किलोमीटर में ये हो जाता है। ठीक है, लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया हो जाता है। वही बरसात के मौसम में अगर हम बात करें, ठीक है, बरसात के मौसम में बात करें तो लगभग ये 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैल जाता है। मतलब कि ठंडे के दिन में इसमें जल कम होता है, बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें हो जाती है, तो इसका एरिया पूरा बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो ये याद रखना है, दोनों में से कोई ऑप्शन अगर हो आपके एग्जामिनेशन में तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। अब बात आती है, ये जो झील है वो जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण है, मतलब कि ये बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी का ये उदाहरण है। ये कुशेश्वर स्थान जो है ये एक धार्मिक स्थल भी है। ठीक है, इसमें मछली पालन भी किया जाता है और बहुत बड़ा व्यापार मछलियों का यहाँ से होता है, मत्स्य पालन करके। ठीक है, प्रवासी पक्षियों का ये स्थल भी है। प्रवासी पक्षी मतलब कि दूर दराज से, दूसरे देश से पक्षी यहाँ पर आते भी हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी का भी यह स्थल है, प्रवासी पक्षियों का भी यह स्थल है। ठीक है, तो इतना से ज़्यादा खैर आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, अगले झील की ओर। आगे है घोघा बिल, कहीं कहीं पे इसको घोघा झील भी कहा है, घोघा बिल झील। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं, ये बिहार में है कहाँ पर। तो ये बिहार में है कटिहार में। देखिए कटिहार जो है यहाँ पर है, यह है कटिहार, कटिहार में। अब कटिहार जिले में एक जगह है, कटिहार में एक जगह है मनिहारी। ठीक है, कटिहार में एक जगह है मनिहारी, तो मनिहारी में है। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो मात्र 5 स्क्वायर किलोमीटर में है, 5 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि छोटा झील है ये, है ना। देखिए अब बात ये आती है कि ये जो झील है, इस झील में पानी कहाँ से आता है। तो इधर महानंदा नदी ऐसे बहती है। ठीक है, तो ये जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी, ठीक है, ये जो महानंदा नदी है इससे भी इसको जल प्राप्त होता है, इस झील को जल प्राप्त होता है। ठीक है, प्रवासी पक्षी यहाँ पर भी आते हैं। ठीक है, और देश विदेश से ऐसा कहा जाता है कि 300 से भी ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं, हर वर्ष आते हैं। ठीक है, तो ये है घोघा बिल झील, कटिहार में है ये, है ना। चलिए आगे की ओर चलें। इसके बाद है जगतपुर झील। बात आती है कि जगतपुर झील जो है ये कहाँ पर है। तो ये है भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है, मैप में देख लीजिए, ये देखिए, ये है भागलपुर। ठीक है, ये है भागलपुर, इसका भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। अब ये जो है लगभग 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 400 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। लेकिन गर्मी के दिन में अगर हम बात करें तो गर्मी में ये 50 हेक्टेयर तक हो जाता है,
ठीक है। गर्मी के दिनों में लगभग ये 50 हेक्टेयर तक हो जाता है। गर्मी के दिनों में इसका जो एरिया है वो 50 हेक्टेयर तक रह जाता है। अब यहाँ पर सरकार की मदद से देश विदेशी जो देसी और विदेशी प्रजाति के जो पक्षी हैं उनको यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, यहाँ पर बचाया जा रहा है। इसको वर्तमान में ये जो है अगर बात करें तो एक प्राकृतिक झील है, ठीक है, प्राकृतिक झील है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये एक पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। यह जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित भी किया जा रहा है। बाकी इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। मुचलिंडा झील ये है गया में, ठीक है। ये देखें यहाँ पर है बिल्कुल नीचे, ये गया है मुचलिंडा झील, ठीक है। ये बिहार के बोध गया में है बाबू, ठीक है। बिहार के बोध गया में ये झील है। इसी सरोवर में बुद्ध ने तपस्या की थी, ठीक है। इसी में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति जो है इसी के बीच में लगाया हुआ है, झील के केंद्र में बीच में लगाया हुआ है, ठीक है। और ये एक तालाब की भांति दिखता है ना, तालाब जैसा ये झील दिखता है। इसी में आप लोग जाते होंगे कभी घूमने, अगर बोधगया जाते हैं तो इसी झील में आप लोग मछलियों को जो है वो खिलाते हैं, भोजन आप लोग देते हैं, है ना, यही झील है वो। आगे है घोड़ा कटोरा झील, ये है नालंदा में, ठीक है। नालंदा में देखिए यहाँ है नालंदा, यहाँ है नालंदा। नालंदा जिले के राजगीर में है ये झील, ठीक है। नालंदा जिले के राजगीर में ये झील है, ठीक है। अब यहाँ पर विश्व शांति शिवालय के पास ही हरी घाटियों से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों ओर कितना सुंदर नज़ारा है ना, कितना एकदम मनमोहक सुंदर सा नज़ारा है ये, ठीक है। हरी घाटियां हैं, बिल्कुल हरी घाटियां चारों ओर से, और इसी के बीच यह झील है। अब यहाँ जाने के लिए या घूमने के लिए नौका भी उपलब्ध है, ठीक है। अब कहा ऐसा जाता है, मान्यता है कि महाभारत में, है ना, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के दयालु जरासंध का इसी झील के पास निवास था, ठीक है। जरासंध का, जरासंध। अब जरासंध का अखाड़ा भी यहीं पर है ना, राजगीर में ही है, और इसका निवास इसी झील के किनारे भी था। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो बस इतना ही था, ज़्यादा तो नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा झील, बिहार की प्रमुख जो झीलें हैं, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है अनअकैडमी अभिमन्यु सर, ठीक है। अनअकैडमी अभिमन्यु सर, ठीक है। अनअकैडमी अभिमन्यु सर सर्च करेंगे आ जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ ये सब सारा कुछ आप लोगों को मिलते रहेगा। और अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है बीपीएससी में तो आप लोग ले लीजिए, एक ही सब्सक्रिप्शन में इन सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। कोड आप लोगों को लगाना होगा ABH10 लाइव, ठीक है। ABH10 लाइव ये कोड अगर आप लोग लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ABH10 लाइव, ठीक है। ABH10 लाइव ये कोड लगाइएगा तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।